ऐड कर लेता हूँ। चलिए, आज अविनीश जी हैं क्या? अविनीश जी जो ज्वाइन किए नया। अविनीश जी इज देयर? हाँ सर, हाँ सर, आ रहे ना। हाँ हाँ, तो ये आपका हाँ सर। साइमन का आपने लिखा और स्कोप में आपने लिखा। तो देखिए बाकी अच्छा सर, एक एक चीज और सर, ये एक पहले बोल देता हूँ। हम्म। सर ये जैसे राहुल जी जो बोल रहे थे ना सर, एक मतलब उसका मेन ये है ना कि हम्म जैसे जो हमारा चैप्टर पूरा जैसे डिफाइंड है ना पूरा यूनिट वाइज। तो हम्म सर मतलब जैसे आप ये तो करा रहे हैं तो ये ठीक है सर, हम्म लेकिन अब क्योंकि समय तो ज्यादा मिलेगा नहीं मेंस के इस पे, तो सर एक मतलब जैसे एक दो यूनिट को क्लब करके उसका जैसे हम लोग 6 क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम पैटर्न पे, तो उस हम्म। हिसाब से सर देते रहते हैं ना कि मतलब सपोज करिए कि आज इतना आप एक दो यूनिट का क्लब करके उसके हिसाब से आपने 8 या 10 क्वेश्चन दे दिया, और सर उसके लिए लिमिटेड टाइम हो हमारे पास कि मतलब आपको जो ये आप वाला 3 4 दिन के अंदर ही करना है। अवनीश जी तो जो सर मतलब एक। जो सजेशन आप बता रहे हैं, अभी आप जाएं, दोबारा मैं पिन करता हूं। आप देखिए कि वहां पे 9 क्वेश्चन दिया हुआ है और लोग लिख भी रहे हैं बिना क्वेश्चन के। तो जिनको लिखना है, हाँ तो जिन्होंने देखा है उस चीज को, तो आपको हो सकता है कि वो आपको डॉक्यूमेंट मिला ही ना हो, तो वो नहीं, वैलिड। वो सर मैंने देखा है, ठीक है वो मतलब सर वही एक जैसे कि एक लिमिटेड उस पे ना कितने हम्म हफ्ते या 4 दिन पे ये वाला आप डाल देंगे, और हम्म वो उतने दिन में सबमिट करके सर एक मतलब कंटिन्यूटी इस तरह से बनेगा। तो वो चीज वही है कि जैसे 8 हो गया, 6 तारीख तक टाइम दिया गया था, 2 दिन एक्स्ट्रा भी हुआ। अच्छा सर। वही है कि मैं रैप कर दूंगा। मैं भी ये चीज नहीं वेट करूंगा आपकी, लाइक आप लिख रहे हैं और फिर 15 दिन बाद मेरे पास आए, तो मैं कोई बॉन्डेड हूँ कि इस चीज को करने के लिए। हाँ तो सर वही वो। मेरे हाँ को सर, एक वही चीज मैं के बोल रहा साथ था भी कि सर दिक्कत हुई है। टाइम लिमिट। लाइक डेली मैं करता था 4 बजे, और 6 बजे 7 बजे कॉपी आता था और 7 बजे से क्लास होती थी। अब बताइए कि फिर अनवांटेड है ना ये हमारे लिए। और अगले दिन भी हाँ बोला सर मैंने वही कि वो 9 बजे तो। तक कर दीजिएगा, कोई आदमी नहीं वही दे सर रहा। आपके लिए भी हेक्टिक हो जाएगा, एक मतलब एक इसको इसमें स्ट्रक्चर्ड वे में डाल दीजिए कि उसके बाद अगर कोई डालेगा तो फिर हम्म, वो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिल्कुल मैं टाइम। सर सर इसके लिए सर हमको लगता है सर जब कॉपी सबमिशन का टाइम हो तो सर उसमें सबमिट करने टाइम ही ग्रुप ओपन कीजिए, उसके बाद लॉग कर दीजिए सर। ठीक है, मैं इन सारे सजेशन पे आप लोगों से बात करूंगा, बट हम लोग वेस्ट कर रहे हैं टाइम, अभी बहुत क्रूशियल अच्छा सर टाइम। ठीक है सर, आप स्टार्ट करिए। सजेशन तो आप हमें दे सकते हैं पर्सनली, वहाँ ग्रुप में भी दीजिए, ओपनली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक और है बहुत सर, सारे ठीक है। सजेशन ठीक है ऑलरेडी सर। एग्जीक्यूटेड हैं। तो मुझे वही और लगता रहता है कि जो एग्जीक्यूटेड वाले हैं वो तो ना दें कम से कम सजेशन। देखिए डिफाइन पीए, यहाँ पे सारे लोग ध्यान दीजिएगा। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, पूरे सेशन का मकसद ये था स्ट्रक्चर पे काम करना। आपको मैंने इंट्रोडक्शन पे पूरा काम कराया, ठीक, कंक्लूजन पे काम कराया। जी अवनीश जी बोल रहे हैं क्या? रेज किया आपने हैंड? सर कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। जी ठीक है, तो आप लोग ऑडियो थोड़ा बंद रखेंगे अभी फिलहाल के लिए। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे होगा बॉडी में, ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। केवल बढ़ते रहने से, 50 क्वेश्चन लिखने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, पिछले दिन भी मैंने बोला था, आपका स्ट्रक्चर नहीं सुधर रहा है। और जिन लोगों को मैंने वो किया था कमेंट कि स्ट्रक्चर नहीं सुधरा है, उनका अभी भी स्ट्रक्चर नहीं सुधरा है। मैं क्वेश्चन जैसे ही पब्लिश वो वहाँ पे अपलोड होता है, मैं देखता जरूर हूँ कुछ ना कुछ क्वेश्चन को उठा के। अभी फिलहाल वाला नहीं देखा है मैंने, लेकिन मैं जनरली ये करता हूँ। तो स्ट्रक्चर नहीं सुधर रहे हैं। यहाँ पे अवनीश जी का, जो कि अभी नए आए हैं, उन्होंने जो आंसर लिखा है वो मेरे संकल्पना से, मेरे जो मेरा जो ब्रॉडर पिक्चर है उससे मैच कर रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करनी है हमें। बट स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के लिए इनकी कॉपी के एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और इनके स्ट्रक्चर में भी कुछ सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो स्ट्रक्चर क्या है कि इंट्रोडक्शन पे हमने बात की, उसकी वीडियोस देख लीजिए, कंक्लूजन पे बात की, उसकी वीडियोस देख लीजिए, और इम्प्रूव करना है तो लिखिए उसको, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को स्पेसिफिकली, राइट। स्ट्रक्चर की बात हम जहाँ तक करें तो ठीक है। डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, critically examine scope and significance of public administration इन प्रेजेंट टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले था डेफिनीशन पीए का, और कि कहीं से भी आपको यहाँ पे ये नहीं बताया गया था कि डिफाइन करने का मतलब ये है कि बहुत सारे डेफिनेशन लिखने हैं या आपको वाइडर अंडरस्टैंडिंग दिखानी है। आपको बस एक कवर चाहिए था, एक कवर चाहिए, और उसके बाद 3 से 4 डेफिनेशन चाहिए, और इसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कोर एंड पेरीफेरी का। कोर एंड पेरीफेरी ऑफ, पेरीफेरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोर और पेरिफेरी का क्या है कि कोर सेटल हो चुका है,
मतलब जो इसमें मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको हो गया पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सेटल हो चुका है। और जो पेरीफेरी है, जो पेरीफेरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अभी भी बढ़ रही हैं। ठीक है, नए इरा में ज़्यादा से ज़्यादा पेरीफेरल चीज़ें बढ़ रही हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो कोर बुलंद हो रहा है। कोर जो है अपने आप में एक, जैसे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का आप एग्जांपल ले सकते हैं। आज के डेट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को इक्वेट करके नहीं देखा जाता, दोनों को अलग अलग करके भी स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी भी देखा जाता है। यही आपको दिमाग में रखना था कवर बनाते वक्त और कंक्लूड करते वक्त। जहां तक लेटेस्ट वाले का सवाल है, मैरी ओलियरी का डेफिनेशन लिखना ही लिखना था आपको, मीनो ब्रुक 3 का। आप लोगों में से चेक कर लीजिए कि मैक्सिमम लोगों ने नहीं लिखा। तो बहुत ज्यादा तेज भागने से नहीं होगा, सही भागने से होगा। और कम क्वेश्चन लिख के भी, यहाँ पे कम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 6-6, 8-8 पेज में, तो लिखने का तो बहुत ज्यादा मिल रहा है आपको टाइम। तो 2 क्वेश्चन लिखिए ज्यादा से ज्यादा, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन लिखेंगे तो वो आपके ऊपर है कि लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8-8, 9-9 क्वेश्चन भी मैंने बोला कि आप लिखिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इंप्रूव भी होना चाहिए उस हिसाब से, केवल लिख के इंप्रूव नहीं होगा, समझिए कॉन्सेप्शन को। तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया। द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एड प्लस मिनिस्ट्रियर, दैट इज टू लुक आफ्टर एंड मीन्स गवर्नमेंटल, thus it means management of government agencies that look after public affairs। ठीक है, तो इन्होंने एक बताया कि वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ग्रीक में एड प्लस मिनिस्टेयर होता है, लुक आफ्टर इसका मतलब होता है, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट होता है, दस इट मीन्स मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज दैट लुक आफ्टर पब्लिक अफेयर। तो ये जा रहा है किस टोन में? डेफिनेशन के टोन में जा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। देख रहे हैं आप, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहले एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसको उन्होंने बताया। ठीक है, कॉम्पोनेंटल चीज बोलते हैं इसको, बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञानवादी पर्सपेक्टिव। एपिस्टेमोलॉजी मतलब मूल में जाते हैं आप और उसको बात बताते हैं। एड प्लस मिनिस्ट्रियर, इस चीज को समझ लें। फिर उन्होंने क्या बोला, पब्लिक का मतलब क्या होता है। जब आपने एडमिनिस्ट्रेशन बता दिया तो पब्लिक भी उन्होंने बता दिया। उल्टा भी हो सकता था, पहले पब्लिक का मतलब बता देते पहले लाइन में, दूसरे लाइन में एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बना देते तो भी चलता, बट दिस इज इक्वली वैलिड। दस इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज दैट लुक आफ्टर पब्लिक अफेयर्स। तो मीनिंग उन्होंने पहले बताया। मीनिंग जब आप बता देंगे तो डेफिनेशन कोई भी बताएंगे तो वो लॉजिकल हो जाएगा, वो फ्लो में आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। इफेक्टिव 50 पेज भर दीजिएगा लिख के, इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इफेक्टिव है, एपिस्टेमोलॉजिकल है। तो यहाँ इन्होंने ये चीज की है, स्ट्रक्चर की ही बात है ये केवल इंट्रोडक्शन की बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपका यहाँ पे कंटेंट ही शुरू हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन को आपको डिफाइन यहाँ पे नहीं करना है कुछ भी। सिंपल डिफिनीशन चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके लिए आपने एक कवर लिख दिया कि पब्लिक क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। नाउ however there is no clearly acceptable definition। अब आपने इसमें लिमिटेशन बताया, यही चीज मैंने आपको कई बार बताई आप लोगों को कि नो क्लियरली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ इट्स इवॉल्विंग नेचर। ठीक, इवॉल्व कर रहा है इसलिए। तो ये मैंने आपको क्या बताया था पहले भी कि इवोल्यूशन के फ्रेमवर्क में आपको कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। वही इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इवॉल्व कर रहा है, तो इस हिसाब से कुछ भी एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है। इयन ग्लैडन क्या बोलता है, द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली अ डिबेट ओवर डेफिनेशन, बट फॉर थ्योरेटिकल पर्पजेज डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए जो पेपर पे दिखेगा ये नहीं है कि नए हैं कि पुराने, इससे मतलब नहीं है मुझे। जिनका स्ट्रक्चर अच्छा होगा उसको अप्रिसिएट किया ही जाएगा। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट ही कर रहे हैं तो और ज़्यादा बुलंद होंगे, कहने का मतलब ये है। तो जो चीज़ अप्रिसिएबल है उसको अप्रिसिएट करिए, आप लोग भी इसको अप्रिसिएट करिए, देखिए इसको, और कुछ चीज़ें इससे सीखने की कोशिश करिए। वैसे ये नहीं है बात कि अवनीश जी का मैं ले रहा हूँ तो बाकी लोग मेरे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छा नहीं लिख रहे हैं, बहुत बेहतर बेहतर लिख रहे हैं। बट एक फ्रेशनेस इसमें था तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्लो भी था। तो यहाँ से फ्लो में आया कि क्यों, क्या दिक्कत है। ग्लैडन ने बताया कि मेनली डिबेट ओवर डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल पर्पस डेफिनेशन केवल थ्योरेटिकल पर्पस के लिए होता है। ठीक है, और दो दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो अब ये कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन कर दिया, ट्रेडिशनल डेफिनेशन एंड मॉडर्न डेफिनेशन। तो ये होता है थ्योरेटिकली लिखने का तरीका, कि आप केवल डेफिनेशन को ओवरऑल बेयर हैंडेड नहीं लिख रहे हैं, केवल स्केलेटन नहीं दे रहे हैं, केवल हड्डियां नहीं दिखा रहे हैं, एक ढांचा भी बना रहे हैं, एक ऊपर से आप उसको मांसल भी दे रहे हैं। ठीक है, तो बेयर नहीं रखना है आपको, ऐसे करके कैटेगराइज किया जा सकता है। कैटेगराइजेशन आपको पता होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने किया है, हमारे स्टूडेंट ने भी, पहले वाले स्टूडेंट ने भी किया है।
तो उनका अच्छा है। तो इसी तरीके से यहाँ ट्रेडिशनल और मॉडर्न में आप बांट सकते हैं डेफिनेशन को, या कोई और तरीका अपना सकते हैं। लेकिन जैसे नैरो व्यू हो गया और वो सब हो गया, तो वो भी एक ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन यहाँ फ्रेशनेस है इनके एटीट्यूड में, तो वो भी चलेगा। ट्रेडिशनल डेफिनेशन लोकेट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद इन एग्जीक्यूटिव विंग, दस इज नैरो इन स्कोप। अब देखिए नैरो स्कोप की बात इन्होंने कर दी ना, आप लोग भी नैरो स्कोप की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका कॉम्प्रिहेंशन देखिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन में ही, तीन लाइन में इसको अगर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन माने तो तीन लाइन में कंप्लीट हो गया और फॉर एग्जाम्पल आ गया। यही मैं आपको कई कई बार आप लोगों को बताया। उसके बाद जो पॉइंट दे रहे हैं आप लोग, या तो 1-2 करिए या इस तरीके से पॉइंट दीजिए जो बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखे उसमें। ठीक है, तो आप देखिए वुड्रो विल्सन का उन्होंने स्टार्ट किया, तो ये भी इवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क ही है। इवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क की सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप विल्सन के परिभाषा को लिखेंगे। आप समझ रहे हैं? सबसे पहले आप विल्सन के परिभाषा को लिखेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। ठीक है, सिस्टमैटिक एंड डिटेल एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, तो एक बता दिया इन्होंने। साइमन का देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ national, state, local governments. In short, emphasis of traditional definition is an locus but not focus. तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि साइमन का जो पर्टिकुलरली है, इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। इन शॉर्ट, एम्फेसिस ऑफ ट्रेडिशनल डेफिनेशन इज अ लोकस बट नॉट फोकस। लोकेट कर रहा है कि कहाँ पे है ब्रांच, कौन सा ब्रांच है, बट ट्रेडिशनल डेफिनेशन में आपको फोकस नहीं मिल रहा है कि किस चीज पे फोकस किया जा रहा है, कौन सा स्कोप पे फोकस किया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये नैरो स्कोप है। अब देखिए मॉडर्न डेफिनेशन को उन्होंने बताया, हालांकि मॉडर्न डेफिनेशन वाले में इसका एक स्ट्रक्चर ये हो सकता था कि इसको थोड़ा अलग किया जाता यहाँ से। अवनीश जी, जब भी आप किसी चीज को, पॉइंटर को, फ्रैगमेंट्स को लिखेंगे इतने बड़े लंबे वाले क्वेश्चन में, तो आप इसको 1-2 कर देंगे। यहाँ जैसे 1-2 किया आपने, तो यहाँ 1 लिखना था आपको, ठीक, ट्रेडिशनल, और 2 यहाँ लिखना था। इससे और ज्यादा क्लैरिटी और दिख जाएगा आपका कि आपने क्या लिखा है। ठीक है ना। वाइल्डर, ये क्या है? वाइडर सेंस, टू इंक्लूड आवर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल डिमॉक एंड डिमॉक ने क्या लिखा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एरिया ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस वेयर लॉ एंड पॉलिसी रिकमेंडेड आर कैरीड आउट। ठीक है, डिमॉक एंड डिमॉक का ये चीज उन्होंने बताया, तो ये बहुत ही बढ़िया आपने मॉडर्न डेफिनेशन में लिख दिया। Consequently, the scope of public administration too is decided by the area of activities it carries out and the branches of its subject of study. तो आप देखिए कि स्कोप के बारे में फिर यहाँ पे इन्होंने कंसिक्वेंटली लिखा है, जो कनेक्टर है, कनेक्शन का काम इन्होंने कराया। हिंदी में भी इसी तरीके से लिख सकते हैं आप। ठीक है, किसी भी तरीके का कनेक्टर वर्ड लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि लाइट वेट है। सबसे पहले देखिए, एक इसमें पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को मीनिंग लिखा गया। उसके बाद इयन ग्लैडन के बारे में उन्होंने बता दिया कि इससे क्या, इसमें क्या खामियां हैं, इसमें क्या दिक्कतें हैं, कि डिबेट क्या है डेफिनेशन पे, थ्योरेटिकल पर्पस के लिए क्या है, कैटेगरीज क्या हैं डेफिनेशन के। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न डेफिनेशंस हैं। ट्रेडिशनल डेफिनेशंस में उन्होंने कुछ कोट किया, विल्सन को, साइमन को। मॉडर्न डेफिनेशन में फिर उन्होंने कुछ चीजों को कोट किया है। और उसके बाद कंसिक्वेंटली द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू इज डिसाइडेड बाय द एरिया ऑफ एक्टिविटीज इट कैरीज आउट एंड द ब्रांचेस ऑफ इट्स सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे आके इन्होंने कंक्लूड कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इन्होंने 2 पेज में कंक्लूड कर दिया। कौन सा? डेफिनेशन ऑफ पीए, इंक्लूडिंग कि थोड़ा इन्होंने फ्लो ले लिया अपना स्कोप के लिए। मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि जब आपको 3 पार्ट था, डिफाइन था, स्कोप था और सिग्निफिकेंस था, तो 2 पेज प्लस 2 पेज प्लस 2 पेज, ये आपको तीनों करना था। आप समझ रहे हैं? 6 पेज में तब फिर हो जाता। और आप लोग जैसे ही इसको बढ़ाते जाते कि नहीं डेफिनेशन लिखे जा रहे हैं, कुछ से कुछ किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक ही इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, वो या तो आप यहाँ पे अवनीश जी कर सकते थे, या नहीं तो लास्ट में करेंगे। वो है मैरी ओ लियरी का परिभाषा, लेटेस्ट वाला। लेटेस्ट डेफिनेशन ये है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द सोशली एम्बेडेड प्रोसेस, और उसमें वो नेटवर्क सब लिखा हुआ है, बट इतना भी लिख सकते हैं आप, सोशली एम्बेडेड प्रोसेस फॉर ह्यूमन फ्लरिशिंग ऑफ ऑल। मतलब मानवों के विकास के लिए, अहम विकास के लिए जरूरी है कि वो सोशली एम्बेडेड हो, सामाजिक रूप से जो है वो गड़ा हुआ हो या जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये चीज़ हम करेंगे तो एक पूरा निकल के आएगा कि मॉडर्न डेफिनेशन में जो सबसे मॉडर्नेस्ट डेफिनेशन है वो एनपीए से मैच करता है। वहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है कि वो एनपीए से मैच करता है।
यहीं पे बाकी चीज़ों की भी जिक्र की जा सकती थी, जैसे विल्सन का था, तो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को पब्लिक पॉलिसी व्यू में देखा गया था, नैरो पब्लिक पॉलिसी व्यू में। साइमन का जो था वो एक तरीके से समझ लीजिए कि जनरल पर्सपेक्टिव में लिखा गया था, तो वो चीज़ों को भी आप यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं, बट इट इज़ मोर देन एनफ व्हाट ही हैज़ रिटन। ओनली थिंग इज कि एक मॉडर्न डेफिनेशन लास्ट में चाहिए था। दूसरी बात है कि मैंने हमेशा बताया आप लोगों को कि डिमॉक एंड डिमॉक का जो परिभाषा है वो बहुत अच्छा है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या वाल्डोवियन पर्सपेक्टिव है एनपीए का, वहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें फिर बाद में बताई कि जो अभी स्कोप है या डेफिनेशनल प्रॉब्लम है वो कोर एंड पेरीफेरी का विवाद है, वो चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए, उससे बहुत इफेक्टिव हो जाएगा ये चीज़। केवल इयन ग्लैडन के साथ एक पर्टिकुलरली वाल्डोवियन पर्सपेक्टिव को दिखाना यहाँ ज़रूरी है। इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ, और इतना काफ़ी होगा मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए डिफिनीशन वाले में। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप डेफिनेशन और ज़्यादा लिखें, नहीं लिखें। ठीक है, आपकी आवाज़ आ रही आती है बनाने में। प्लीज़ आप ऑडियो ऑफ कर लें। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक या दो क्वेश्चन में लूँगा। डेफिनेशन में जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, इसको समझा आपने कि किस तरीके से चीज़ों फ्लो करती हैं? कोशिश करेंगे आप लोग ऐसा कि मैं मान लीजिए एक एपिस्टेमोलॉजिकल या ज्ञानवादी पर्सपेक्टिव कहाँ से निकल के आ रहा है, इसका स्रोत क्या है, इसका धारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक का मीनिंग का, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, डेफिनेशंस कितने तरीके के हैं उसके कैटेगराइज करना, उसके बाद फिर पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिख के फिर उसको अंदर में, यही चीज़ अगर डायरेक्टली लिख देते ये तो मैं बोलता कि ये गलत है तरीका और नंबर नहीं मिलता इनको, लेकिन ट्रेडिशनल के अंदर में इन्होंने, स्ट्रक्चर के अंदर में इन्होंने फंक्शनल चीज़ें लिखी हैं, तो इसीलिए ये वैलिड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्कोप कैन बी कैटेगराइज दैट। अब इस स्कोप का जो ये पूरा है इंटीग्रल व्यू और मैनेजेरियल व्यू, इसमें ने चीज़ों उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट लिखी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। इंटीग्रल व्यू क्या है? सम टोटल ऑफ टेक्निकल, clerical and manual activities। मैनेजेरियल व्यू क्या है? इनकम्पास ओनली मैनेजेरियल एक्टिविटीज। इंटीग्रल में ही इंक्लूड्स ऑल, ये क्या, ऑल पर्सन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इंक्लूड्स ओनली मैनेजेरियल लेवल पोस्ट। तो ये एकदम क्लियर कट डेफिनेशनल मोड में लिखा गया है, और यही ज़रूरी है, क्योंकि 6 पेज में आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या लिखेंगे आप, अब आप देख रहे हैं ना कि बहुत कुछ लिखने को होता है, तो वो गया दिन जिसमें क्वेश्चन उठ रहे थे कि सर कैसे लिखें, इतना कैसे लिखें, अब लोग लिख रहे हैं। तो इंटीग्रल और मैनेजरियल व्यू हो गया। अब देखिए इसमें इन्होंने एक ही चीज़ गड़बड़ की है कि प्रॉब्लम विद दिस व्यू को उन्होंने इसी में मर्ज कर दिया। रैदर आपको इंटीग्रल और मैनेजरियल व्यू का थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दिखाना चाहिए था नीचे में, या नहीं तो इसको थोड़ा स्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, इसी को प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो ऐसे लिख रहे हैं तो इसको अलग कैटेगराइज करके इसको बॉक्स कर दीजिएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। इंक्लूड हेट्रोजीनियस मास ऑफ एक्टिविटीज, हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट एज डिसिप्लिन, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग इज इग्नोर्ड, मेकिंग स्टडी इनकम्प्लीट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ब्रॉडर व्यू वर्सेस नैरोअर व्यू, तो ब्रॉडर व्यू में उन्होंने क्या लिखा? इंक्लूड्स ऑल 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। नैरो व्यू में क्या लिखा? स्टडी ऑफ ओनली एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। चीजें वही हैं, देख रहे हैं आप, इंटीग्रल, मैनेजेरियल, फिर ब्रॉडर एंड नैरोअर, तो देख रहे हैं 1 2, और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल कैटेगराइज्ड है। तो यही चीज आपको चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल्स नहीं आ रहे इनके, एग्जाम्पल आने चाहिए, वो इन धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। तीसरा, पोस्ट कॉर व्यू वर्सेस सब्जेक्ट मैटर व्यू, तो इन्होंने पोस्ट कॉर और सब्जेक्ट मैटर को 2-2 पॉइंट लिख दिया, इधर 3-3 पॉइंट लिख दिया, जो कि बहुत क्लियर कट इन्होंने लिखा है, बट कॉम्प्रिहेंसिव है, इट इज टेक्निक ओरिएंटेड। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा लिख देते टेक्निक ओरिएंटेड, कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करिए जैसे इन्होंने किया एक्सप्लेन, और कुछ चीज़ों को अगर एलिमेंटल है या वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिस्टिकल है तो लिस्ट बना दीजिए। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं, आप सब्जेक्ट मैटर, पोस्ट कॉर और सब्जेक्ट मैटर में पूरा बताने लगे, पूरा लिखने लगे तो नहीं होगा वो चीज़, वो आपको क्लैरिटी चाहिए ही। Problem with both views are that they both are incomplete. While postcore view does not contain any reference to formulation and implementation of policy, subject matter view is being criticized as unscientific and vague. तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम्स बता दिए यहीं पे, तो ये क्रिटिकली एनालाइज होते चला जा रहा है इनका स्कोप। ठीक है, तो वो चीज़ डिमांड भी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन का जो डिमांड है क्रिटिकली एग्जामिन वो होते जा रहा है, प्रॉब्लम्स उन्होंने बताए।
प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस आपको हमेशा बतानी है और देन एंड देयर बताते चलें तो अच्छा है लंबे वाले क्वेश्चन में, क्योंकि जब आप खोजने जाते हैं लास्ट में तो ना आपके पास एनर्जी रहती है ना टाइम रहता है। तो रैदर ये करें कि आप अलग से कैटेगराइज करते चलें, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। और मैं मना नहीं कर रहा कि कुछ लोगों को एक साइड पहले लिखना होता है फिर जाके वो क्रिटिसिज्म लिखते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म को ब्रॉडली लिखिए। आज मैं एक कॉपी चेक कर रहा था, शायद राजेश जी का ही था, मैंने इंगित कराया कि भाई आपने जब क्रिटिसिज्म पे बारी आई, रिग्स का उनका आंसर था, ऐसा लग रहा था कि लाइक एकदम कैरिकेचर लिखा हुआ है। तो ये यूपीएससी नहीं है कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म मांग रहा है आपसे, लेकिन क्रिटिसिज्म आपने बस आधे पेज में भी या उससे भी कम में आपने लिख दिया, वो गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे तो प्रॉब्लम गिना दिया उन्होंने, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रेजेंट टाइम्स। सिग्निफिकेंस जब बताया यहाँ पे प्रेजेंट टाइम्स में क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसको घेरिएगा इस तरीके से, इसको ये कर दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लेना है। जब भी चेंज करें आप गियर्स, जब भी चेंज करें या पार्ट्स को लिखें, खासकर अगर पार्ट्स को हो सके तो ABC में तोड़ें। ठीक है, ओवरऑल पार्ट्स को बड़े वाले ABC में तोड़ दें और फिर छोटा वाला जो है रोमन या ABCD करें। ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आदमी को मार्क्स देने में पूरी पूरी कोई कोताही ना करे वो। ठीक है, प्रेजेंट टाइम्स में उन्होंने अलग से लिखा सिग्निफिकेंस, लेकिन मैं यहाँ पे देखना है आपको कि पूछा क्या था क्वेश्चन में। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंट स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ PA इन प्रेजेंट टाइम्स। तो ठीक है, प्रेजेंट टाइम्स में इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ओवरऑल लिखना चाहिए था, उसमें प्रेजेंट टाइम्स लिखना चाहिए था। बट एनीवेज स्ट्रक्चर इनका सही है। मल्टीपल फैक्टर्स हैज इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रेजेंट टाइम्स विच इंक्लूड, क्यों बढ़ा है ये बोल रहे हैं, इमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, creating challenges for regulation, heralding LPG era, new challenges like climate change, cyber terrorism, ये सब है ना। ये सब सारी चीजें इन्होंने सिग्निफिकेंस में मल्टी फैक्टर में लिख दिया। अब देखिए कि इन लाइट ऑफ एबव चैलेंजेस क्रूशियल रोल प्लेड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिस ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस सेंस ऑफ गवर्नमेंट, बीट कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल लाइक principles have no particular ideology at heart, it is conceived as purely neutral instrument। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्रूशियल रोल इन्होंने बताया कि कितने तरीके के, तो ये सारे वर्ड्स आपके सिलेबस में भी लिखे हुए हैं और डेफिनेटली वो एग्जामिनर जानता रहता है कि सिलेबस के कीवर्ड यूज हो रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए नंबर ज़्यादा मिलता है। अब यहीं पे ये चीज़ होनी चाहिए थी कि जैसे इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिस है एसेंस में कैपिटलिज्म या सोशलिज्म का, तो यहाँ पे आपको लिख देना चाहिए था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम किया सोशलिस्टिक में, और 1990s के बाद फैसिलिटेटर स्टेट के तौर पे NPM एरा में किस तरीके से आज के डेट में, चाहे वो PSUs हो जिसमें नवरत्ना प्रिंसिपल लग रहा है, चाहे रेलवेज, इस तरीके के एग्जाम्पल आप एकदम रिलेटिव एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आप लिख रहे हैं उसका। अब हर आदमी के लिए अलग अलग होगा क्योंकि हर आदमी का पॉइंट अलग होता है, कान जो पकड़ने का सिलसिला है वो हर तरीके से आदमी पकड़ता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लैरिटी इनके थ्योरी में है, एग्जाम्पल आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एज इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज, बाय कैरिंग आउट लॉ इट रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इट डिलीवर्स गुड एंड सर्विसेज टू बेनिफिशियरीज। अब देखिए यहाँ पे लॉज एंड पॉलिसीज का जिक्र जब यहाँ पे करना है इनको, तो कुछ थिंकर्स का नाम यहाँ पे लिखना चाहिए था। यहाँ भी इनका नाम जैसे बेसिस ऑफ वेरी एसेंस है, तो ये एसेंस वाली जो डेफिनेशंस दी गई हैं लोगों के द्वारा वो लिख सकते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का एग्जांपल दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नाम की पुस्तक लिखी है वर्ल्डो ने, वर्ल्डोवियन पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे इजीली आ जाता वो थिंकर। तो यहाँ पे कंटेंट लेवल पे इनकी थोड़ी कमी है जो धीरे धीरे सुधरेगी, बट स्ट्रक्चर लेवल पे और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो थ्योरी का होना चाहिए वो इनका है। अब देखिए एज इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज, तो इन्होंने लिखा, तो यहाँ भी लिखा जा सकता था जैसे लॉज एंड पॉलिसीज में कोई एक लॉ उठा लीजिए, कोई भी एक लॉ, और उसको कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको लागू करती है ना। तो जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो उसको अल्टीमेटली कौन, एडमिनिस्ट्रेशन ही तो कर रहा है ना इम्प्लीमेंट। तो वो लिखिए आप कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे पुलिस है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे किस तरीके से कंट्रोल रखता है उस लॉ के थ्रू, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो वो चीज़ है, पॉलिसीज का एक जिक्र कर सकते हैं आप। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेस देना चाहते हैं, बट एक एग्जांपल दे लेंगे तो काम चल जाएगा। इसी तरीके से पार्टिसिपेशन इन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो ये पार्टिसिपेशन वाली बात में इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इन इंडिया रोल ऑफ PMO एंड कैबिनेट सेक्रेटरी इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस अदर देन मल्टीट्यूड ऑफ सेक्रेटेरियल स्टाफ।
तो ये चीज़ उन्होंने पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे थिंकर का जिक्र करना चाहिए था। जेसिकल ड्रॉअर का, वाइट ड्रॉअर का आप जिक्र कर दें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, या पीटर ड्रकर का यूज़ कर दें, या पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए जो कुछ और विद्वान हैं उनका नाम भी आप ले सकते हैं, डेविड ईस्टन और वो सब का भी नाम ले सकते हैं। तो यहाँ आपके साथ पास में आसमान खुला हुआ रहता है पब्लिक एड में। तो जरूरी नहीं है कि जितना पढ़ रहा है आदमी उतना ही लिखे, और 10 थिंकर पूछे जा रहे हैं तो उतना ही लिखे, आप लिख सकते थे। थोड़ा सा उसमें कनेक्टिविटी चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ केवल इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में नहीं, थोड़ा सा थिंकिंग पर्सपेक्टिव में, थिंकर के पर्सपेक्टिव में भी लिख रहा है। तो ये क्लास देखेंगे आप तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं इस बारे में। प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी टू गवर्नेंस स्पेशली इन डेमोक्रेसी वेयर गवर्नमेंट चेंजेस फ्रिक्वेंटली, द ब्यूरोक्रेसी बीइंग परमानेंट बॉडी इंश्योर्स कंटिन्यूटी। तो यहाँ कंटिन्यूटी का जिक्र किया, एकदम वैलिड पॉइंट है। पार्टिसिपेशन का जिक्र किया, एकदम वैलिड पॉइंट है। पार्टिसिपेशन वाले में विल्सन ने भी बोला था इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसी, इसको भी लॉज एंड पॉलिसीज वाले में भी कुछ चीज़ें लिखी जा सकती है। आइडियोलॉजी वाले में एनपीए मैंने बताया आपको, एसेंस ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एनपीए यहाँ से जिक्र कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसी, तो ये यहाँ विल्सन का आइडिया बता सकते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन कुछ लोगों के नाम मैंने बताया। कंटिन्यूटी टू गवर्नेंस, ये बहुत अहम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट है और जो मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट है, वो चीज़ किस तरीके से यहाँ पे प्ले होता है। जैसे कि आप बोलेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट का एग्जांपल, कि वहाँ पे कंटिन्यूटी टू गवर्नेंस कोएलिशन गवर्नमेंट में, जब कोएलिशन गवर्नमेंट फेल होती है या राष्ट्रपति शासन लग जाता है, इन सब चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं आप कि प्रेसिडेंट रूल लग गया, कोएलिशन हो गया, इसमें कौन कंटिन्यूटी दे रहा है गवर्नेंस को। तो वो चीज़ एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख देंगे। हाँ जी अवनीश जी। सर ये कोalition वाला मैंने सोचा था और ये सर लेकिन फिर लगा कि ये सब डालेंगे तो पॉइंट बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे और मतलब 8-9 पेज ऐसे चला जाएगा। नहीं तो आपकी सर इसमें दिक्कत ये है कि अब आपको इतना भी एक्सप्लेन यहाँ नहीं करना है। मैंने जो देखा आपको यहाँ हैवी है आपका, है ना। जैसे अच्छा एज सर। इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज, इसके बाद क्या करिए आप, इसके बाद क्या करिए, ये पूरा हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। वही चीजें रिपीट है, अच्छा सर। देख लीजिए रिपीट है कि नहीं, कुछ नया नहीं बनाता है वो पॉइंट। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं आप अच्छा कि सर, कुछ लॉज डाल देते, कुछ पॉलिसीज डाल एक देते लॉज एग्जाम्पल का वाली। यहाँ एग्जांपल देते, दूसरा पॉलिसी का एग्जांपल देते, और लास्ट में एक लाइन मार देते सुपर शॉर्ट, या स्टार्ट ही करते सुपर शॉर्ट से कि लॉज एंड पॉलिसीज का जिक्र किसने किया, पॉलिसीज एंड लॉज का के पर्सपेक्टिव में किसने देखा है इसको, उन थिंकर्स का अच्छा नाम। सर, थिंकर से रिलेट करना, थिंकर से, थिंकर से रिलेट करना और एग्जाम्पल डालना। जी वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन ये। कॉम्प्रिहेंशन का अच्छा मैंने सर। आपको ऊपर बताया, तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन दिखा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ओवरली वो हनी उनको दिखे, कुछ ज़्यादा हनी देखने से उनको मीठा मीठा ज़्यादा एहसास हो जाएगा, डायबिटीज़ भी नहीं होना चाहिए। बेसिस फॉर गवर्नमेंट में भी जो आपने लिखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाना चाहिए कि एसेंस ऑफ गवर्नमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ सिस्टम लाइक कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन revolutionized the administration of agriculture which led to growth and development of economy। सिंपल, आपने एग्जाम्पल भी दे दिया, सब कुछ बता दिया, और उतने में आपका काम भी चल गया, उतने में ही काम चल गया, आप देखिए, है ना। तो ये चीजें जी हैं। सर। आपकी कॉम्प्रिहेंसिव ठीक है, उसको कॉम्प्रिहेंशन को इस 2 या 3 चीज से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ओके सर, थैंक फिर यू भी सर, आपका बताइए। ठीक, अगर आपने यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया है, 7 पेज में आपने ऐसे लिखा है, तो दिस इज लाइक वेरी गुड अटेम्प्ट, क्योंकि यहाँ भी नंबर आपको मिलने वाला है। अभी नंबर मैं अनाउंस करूंगा आपका कि कितना, अभी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स पे मैं नंबर देता हूँ, थोड़ा फ्लेक्सिबल देता हूँ, उसमें मैं आपके नंबर बताऊंगा, लेकिन कुछ नंबर काटूंगा क्योंकि ठीक है। एग्जाम्पल और सब चीज़ें मिसिंग हैं। प्रोवाइडिंग अ वाइड अच्छा वेराइटी ऑफ सर। सर्विसेज, देखिए मैंने आप बाकी लोगों को ये बताया, बाकी लोग ये चीज़ देख लें कि जब भी आपको कोई चीज़ तीर वीर खींच के लिखना हो तो इस तरीके का छोटा और बहुत इफेक्टिव और क्लीन प्रेजेंटेशन मांगता है, जहाँ पे आपने जम्बल्ड अप नहीं की है चीज़ों को। तो यहाँ अगर आप 1 2 3 4 ना भी करें तो भी चलेगा। ये देखिए उन्होंने प्रोवाइडिंग वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज में उन्होंने कोई तीर भी नहीं मारा, लेकिन एक थोड़ा सा उन्होंने स्केलेटन चार्ट बना दिया। तो ये देखिए प्रोटेक्टिव फंक्शन, फैसिलिटेटिव फंक्शन, मैनेजमेंट एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, वेलफेयर सर्विसेज, तो बहुत सारी चीज़ उन्होंने बता दिया। तो लगभग 5 पॉइंट उन्होंने बताया है, जो कि थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था, 7 8 पॉइंट बता सकते थे आप, कि चैलेंजेस के रहते हुए भी क्रूशियल रोल प्ले करता है ये चीज़, है ना। Because of these essential roles played by public administration, it is described as the heart of modern civilization as per Early White, also emphasizing the importance of bureaucracy as essential part of public administration.
Weber stated that when we are accustomed to bureaucracy, we cannot think of any other alternative. लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज बहुत रिग्रेसिव है, ये चीज आपको नहीं लिखना, ठीक है, ये हटा दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है स्कोप सिग्निफिकेंस वहीं पे रखना है, कोई चीज भी स्टाइलिस्टिक जो करनी है तो थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से देखना चाहिए था। अगर स्कोप और सिग्निफिकेंस के बारे में लिखते हैं तो लिख देंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, दैट इज पब्लिक इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ वाइडर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस नाउ फ्रॉम वूम टू टॉम, और कुछ चीजें एम्फेसाइज कर दीजिए, सबका साथ सबका विकास या कुछ चीजें ऐसे जो स्टाइलिस्टिकली। तो कंक्लूजन बिल्डिंग के लिए मैंने अलग से कक्षाएं ली हैं, इस पर ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। तो ये चीज अच्छा है आपका जो एल डी वाइट का जो आपने लिखा आर्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो अपने आप में काफी इम्पैक्टफुल है। तो इतना ही इम्पैक्टफुल आपको 1 या 2 लाइन लिखना है जिसमें आपने एक समराइज कर दिया पब्लिक एड को, एसेंशियल रोल को, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस को भी थोड़ा सा समराइज कर देंगे, और बस फ्यूचरिस्टिक होके निकल जाएंगे यहाँ पे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बाउंड टू लिव इन द एरा ऑफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज प्राइवेट एंड पब्लिक डिफरेंस इज गोइंग अवे एज सीन बाय मेनी थिंकर्स ऑफ बिहेवियरल एरा। इसमें साइमन का नाम ले सकते हैं और बाकी लोगों का नाम लिया जा सकता है। तो ये है स्ट्रक्चर भाई, क्लीन है, नीट है, लिखा है इन्होंने। जो चीज़ें इंप्रूवमेंट चाहिए वो मैंने बताया, एग्जाम्पल हर जगह मिसिंग है। बिहार का एग्जाम्पल भी आपको देना चाहिए और कहीं कहीं पे एम्बेड करना चाहिए बिहार को, तो वो धीरे धीरे आपके आ जाएगा जैसे ही आप क्लासेस करेंगे, बाकी चीज़ें बाकी क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे लगातार जब आपको नज किया जाएगा तो आप कर लेंगे। तो ये देखा आपने कि ये स्ट्रक्चर और बाकी लोगों के स्ट्रक्चर मैंने देखे बहुत हैphazard, और लोग ज़्यादा लिखने के चक्कर में, कंटेंट ज़्यादा लिखने के चक्कर में एसेंस भूल जाते हैं कि वो एसेंस क्या लिखना था उनको, और क्रिटिकली एग्जामिन को छोड़ देंगे, कभी कभी कुछ छोड़ देंगे। दूसरी बात, जो क्वेश्चन है उसको सही से नहीं पढ़ेंगे, प्रेजेंट टाइम्स वाला नहीं लिखेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। इनके आंसर को आप लोग नॉमिनली देख सकते हैं इस चीज़ के लिए कि इनका स्ट्रक्चर मोर और लेस ठीक है, इनका फ्लो ठीक है, इनके बैलेंस दिखते हैं इनके आंसर में। भले ये 7 पेज आपको दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा नैरो वाला पेज है, ये जाएगा इनका 5 पेज या 5.5 पेज तक जाएगा। तो ठीक है, इनका हर तरीके से मुझे ये ठीक लगा। और जो एग्जाम्पल या ये चीज़ें मिसिंग है ना, और कम से कम फ्लो चार्ट जो आप में नहीं है, तो फ्लो चार्ट के लिए जैसे डेफिनेशन है ना पीए का, तो कहीं पे आपको एक छोटा सा चार्ट बनाना चाहिए जिससे डेफिनेशन क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच और वो ब्रांच कह रहे हैं तो एक छोटा सा ये हो सकता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, और इसको आप ऐसे करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सिंपल सिंपल डिनोटेशंस आर आल्सो मस्ट। कहीं कहीं पे तराजू वराजू बना के दे सकते हैं कि कौन सा लॉप साइडेड है, कौन सा क्या है। तो चीज़ें ऐसा नहीं है कि लाइक आपको एकदम बहुत ब्रिलियंट चीज़ें खोज के लानी है, लेकिन आपके में फ्लो चार्ट और डायग्राम्स भी होने ही चाहिए। ये आपके आंसर को केवल कंटेंट के बल पे, फ्लो के बल पे, स्ट्रक्चर के बल पे मैं दे रहा हूँ नंबर 34 नंबर आउट ऑफ 50, ठीक है, आउट ऑफ 50 34 नंबर दे रहा हूँ। लेकिन ये फ्लेक्सिबल मार्किंग है मेरा, तो इसलिए ये चीज़ मत सोचिएगा कि लाइक वो, बट आई अप्रिसिएटेड योर स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर इसी तरीके से सारे लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इसमें किसी को क्वेश्चन है स्ट्रक्चर में जो मैंने बताया इसमें? ये जैसे स्ट्रक्चरिंग है सर, स्ट्रक्चरिंग सही है सर। इसमें जैसे जो लास्ट वाला जो पोर्शन है, प्रेजेंट टाइम में रिलेवेंस जो है, तो सर जैसे जैसे ये थ्योरी पार्ट लिखा गया है सर, जैसे कोई ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाहे जो भी है, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में दर्शाने के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं, उससे वो हो जाएगा या उसके लिए अलग से लिखना जरूरी है? एग्जाम्पल से ही हो जाएगा। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एरा। ये चेंज क्या हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स चेंज हो रहे हैं, टूल्स और टेक्निक चेंज हो रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। क्या दिखाना, जैसे कि प्रेजेंट टाइम से उन्होंने बोला, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन को मर्ज किया था, इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट लिख दिया। कुछ लोगों ने इसलिए उस क्वेश्चन को पकड़ा है कि हाँ मैंने क्या वहां पे देखा था। एक क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट का, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस खत्म। एक क्वेश्चन में प्रेजेंट रोल या प्रेजेंट टाइम्स में उसका स्कोप सिग्निफिकेंस पूछा गया था। तो मैंने इस हिसाब से लिखा था कि लोग सिग्निफिकेंस भी लिखें और एक कैटेगरी बना दें प्रेजेंट सिग्निफिकेंस का या प्रेजेंट स्कोप का, और थोड़ा सा उसके बारे सर में। ये मैंने डिफाइन ये वाला ही पोर्शन छोड़ दिया था सर, एक डिफिनेशन देकर छोड़ दिया था। नहीं, देखिए यहाँ पे यस सर। इनका जो ये आ रहा है ना, बेसिस यस फॉर सर।
अब इन्होंने क्या बोला, देखिए कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, तो ये यहाँ आ रहा है ना, डेमोक्रेसी आ रही है ना, ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव है ना सारे। तो ये कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी अपने आप में बता रहा है कि ये जो क्रूशियल रोल है अभी बता रहे हैं, ये उसके हिसाब से ये बता रहे हैं स्कोप सिग्निफिकेंस ना। तो इनफैक्ट इनका तरीका लिखने का एकदम पॉइंटेड है। इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज आज भी है। पार्टिसिपेशन सबसे बड़ा है आज के डेट में पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। कंटिन्यूटी बहुत बड़ा है। वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज, ये भी बहुत बड़ा है। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ये चीज होनी पड़ेंगी आपको, है ना। सर हम्म। सर जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, उसकी आलोचना इस में आंसर में कहाँ की गई है? ना की हुई है ना, वो दिखाए तो थे यहाँ पे, हर जगह प्रॉब्लम लिखा हुआ है ना। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला कि स्कोप का, तो स्कोप में इंटीग्रल का प्रॉब्लम लिख दिया। स्कोप में तो है सर, इम्पोर्टेंस स्कोप में में है। ये सिग्निफिकेंस में नहीं आया है। सिग्निफिकेंस में नहीं आया ना, नहीं तो सर, सिग्निफिकेंस में वही लिखना है चीज वो हमको, मिसिंग। कुछ चीजें तो और हैं। सर वो जो अभी ये राहुल जी पूछ रहे थे उसमें एक सर जो ये इसमें नहीं बताया प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, तो सर वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हाँ एग्जांपल तो नहीं दिया है, लेकिन वही प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को दर्शाने के लिए मतलब मैंने इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस से पहले एक वो पॉइंट दिया है कि अभी क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से और जरूरत पड़ गया है। हाँ मतलब देखिए, मैं जब पढ़ रहा था तो ये मुझे वाला सर, यही वाला मुझे कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने ये चीज का भी जिक्र किया है। और जब यही चीज, हाँ यही सर। पढ़ते वक्त वो फैक्टर्स बता रहे हैं, तो एक तरीके से वो एग्जामिन ही कर रहे हैं क्रिटिकली, तो सर चीजों। और इसमें थोड़ा सा एग्जांपल डाल देना चाहिए था कि जैसे क्या वही क्या है, और चेंजेस आए हैं। वही है कि अवनीश का एक्चुअली क्या है कि अवनीश अपने चीज अपने तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके और सब टाइटलिंग कर रहे हैं, इसमें कहीं से भी बुराई नहीं है। अब नहीं यदि सर, मैं इनके क्वेश्चन को वो नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे क्रिटिकली है तो जरूरी है सर कि एक मतलब हेडिंग दे करके ही क्रिटिसिज्म लिखा जाए? नहीं, कोई जरूर नहीं, मैंने अभी भी बताया आपको कि इनका वाला जो अच्छा। पर्सपेक्टिव है बिल्कुल अलग है। और कुछ अच्छा। क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट किए थे, डिम्पल वाले में अलग से था। अच्छा। और अभी जो राजेश जी दिखा रहे थे उसमें रिग्स का क्वेश्चन दिखिएगा, उसमें अलग से उन्होंने क्रिटिकल वाला लिखा, लेकिन वो बहुत पॉइंटेड लिख दिया उन्होंने। तो मैंने उनको बोला कि भाई जब भी क्रिटिकली एग्जामिन करें तो इतना स्कोप बचा के रखें आप, जो सच में क्रिटिकल लगे, ये ना लगे कि भाई आप क्रिटिक्स करके चले जा रहे हैं। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है कि आपने उसको वाइडली देखा, हर पॉइंट को वो कहाँ फिट हो रहा है, क्या उसमें प्रॉब्लम थी, एनालाइज कर रहे हैं आप उसको डीपली। थोड़ा एक लाइन में तो कम से कम कर ही रहे हैं ना, 2 लाइन में कम से कम कर ही रहे हैं। तो इन्होंने जैसे मल्टीपल फैक्टर बता दिया कि इंक्रीज किया है सिग्निफिकेंट को, तो ये एक्चुअली क्रिटिकली एग्जामिन है। क्रिटिकली का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ये आपको भी पता है। यस क्रिटिकली सर, मैं वही कंफर्म करना चाह रहा था सर कि सही है, आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड है। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं इसमें क्रिटिकली एग्जामिन नहीं है, इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि किस नहीं इंटेंट। सर, वो तो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है सर, वो मतलब डीपली एनालाइज्ड है सर। तो नो ये डाउट सर। इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं, इससे ज्यादा चाहिए यस भी सर। नहीं। और अगर आप सेपरेटली लिखते हैं, जैसे इनका तरीका सेपरेट लिखने वाला नहीं था, सेपरेटली अगर लिखते हैं कि नहीं आपने पूरा स्ट्रक्चर एकदम सिंपल स्ट्रक्चर रखा, एक तरफ लिखा उसके बाद दूसरी तरफ लिख रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ वाले को एकदम पूरा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। वो आपका एकदम अलग ही होना चाहिए, फिर आपको समझाना पड़ जाएगा, फिर आपका बर्डन बढ़ेगा, 7 पेज के बदले 8 पेज हो जाएंगे। तो डन एंड डस्टेड वाला तरीका यही है सही। आप जो भी लिख रहे हैं, जैसे एग्जामिन वाले में आप लोगों को दिखाया मैंने यहाँ पे, डेफिनेशन वाले में इन्होंने सारे पॉइंटर्स बता दिए। ये क्रिटिकली एग्जामिन नहीं है, ये वाला नहीं है, ये एकदम एग्जामिन के मोड में ही जा रहा है। इन्होंने लिमिटेशंस बताए, डिबेट बताए, उसके बाद फिर इसमें भी छोटी छोटी चीजें बताई कि नैरो है या वाइड है तो क्यों है। उसके बाद फिर फाइनली कॉन्सिक्वेंट भी बताया उन्होंने, कॉन्सिक्वेंशियल चीजें। ठीक है, तो बैरियर भी, ब्रांचेस भी, सारी चीजें। उसके बाद जब स्कोप में आ रहे हैं ये, तो स्कोप में प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी गिना रहे हैं। उसके बाद जब आ रहे हैं इधर सिग्निफिकेंस में, तो सिग्निफिकेंस में वो पहले सबसे पहले तो मल्टीपल फैक्टर्स बता रहे हैं, तो अपने आप में एग्जामिन वो कर रहे हैं। हाँ ये चीज जरूर है कि थोड़ा सा और लिया जा सकता था, अगर ये स्पेस बचा ले जाते यहाँ पे क्रूशियल रोल वाले में, कि ये बता ले जाते कि लाइक यहाँ पे इनका ये वाला पर्टिकुलर है ना, ये क्या चीज सिग्निफिकेंस वाले का। तो सिग्निफिकेंस वाले में इनका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि सिग्निफिकेंट 2 तरीके से है। एक तो किस चीज में ये ज्यादा बढ़ रहा है, तो अब कैपिटलिज्म में ज्यादा बढ़ रहा है, प्राइवेट हो जा रहा है, उस वजह से सोशलिज्म कम होती जा रही है, वो केवल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन तक टिका हुआ है। एनपीए वालों को क्रिटिसिज्म मिला था, तो भाई अब उस लेवल पे अगर पहुंच पाए क्रिटिसिज्म के तब ना। लेकिन मैं तो भैया 10 साल से पढ़ रहा हूँ, तो मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि जहां पे मैं मुझे कैपिटलिज्म दिखेगा तो मुझे ये नजर आएगा कि आज के डेट में
कैपिटलिज्म जो किया जा रहा है वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ रहा है उससे। सोशलिज्म जो है वो है ही नहीं। इकोनॉमिक सर्वे तक का मैं यहाँ एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो देखिए देयर इज लाइक, अब क्या है मतलब लिमिट नहीं है ना स्काई का कोई, स्काई इज द लिमिट। yes, sir. मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आप लोग इस स्ट्रक्चर को जरूर फॉलो करें और समझें कि ये कैसे लिखा जा रहा है, कितना कॉम्प्रिहेंसिवली, और इससे काफी फायदा आपको मिलेगा। सिंपल सी बात। सर मैं रोहित बात कर रहा हूँ। जी, थोड़ा सा जिनका बीच में क्रीकिंग का आवाज आ रहा है, बहुत दिक्कत कर रहा होगा लोगों को, वो थोड़ा कर लें और बात करें। कौन बात करना चाह रहे हैं? सर मैं रोहित बात कर रहा हूँ। हेलो हाँ जी रोहित जी बताइए। सर, इसी क्वेश्चंस को मैंने सर लिखा है, एक बार उसको भी देख लेते। देखिए मेरा मकसद रोहित जी ये नहीं था आज वैसे, लेकिन चलिए आपका हिंदी में लिखा हुआ है ना? हाँ सर, मैं अभी ही पोस्ट किया हूँ, पहले भी किया था, हाँ फिर से तो नया पोस्ट किया। आपका देख लेता हूँ, तो एक हिंदी पर्सपेक्टिव से भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। मेरा ये था कि स्ट्रक्चर में और भी क्वेश्चंस आते कि भाई स्ट्रक्चर में और क्या चीज़ें हैं, तो और अच्छा लगता मुझे, जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा गया है। एक सेकंड बस रुक जाइएगा। लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। लोक प्रशासन को दोबारा लिख दिया आपने, ओके। लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र एवं महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि लोक प्रशासन का वर्तमान समय में महत्व क्या है। ठीक है, तो वो वर्तमान समय वाला, महत्व वाला, उसके बाद विषय क्षेत्र, उसके बाद परिभाषा, यही चीज़ें हमें देखनी है। अब इनका जो डेफिनेशन जो है वो यहाँ तक लिखा हुआ है, उसके बाद विषय क्षेत्र स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्पेस इन्होंने ठीक ठाक लिया है, देख रहे हैं आप लोग, लगभग एक पेज में ही इन्होंने लिख दिया है ना डेफिनेशन को। तो एक सामूहिक प्रयास, जब सामूहिक प्रयास किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है जो सहयोग एवं समन्वय पर आधारित है, तो उसे प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जब यह उद्देश्य लोक हित या जनता का हित हो, ये लोक प्रशासन को उल्लेखित करता है। अन्य विचारकों के अनुसार लोक प्रशासन निम्नवत बताया गया है। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून का विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वयन करने का नाम है। वुड्रो विल्सन। वे सभी कार्य जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या कार्यान्वित करना होता है, लोक प्रशासन कहलाता है। एल डी वाइट। परंपरागत रूप में लोक प्रशासन को जनता हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन माना जाता है, लेकिन आधुनिक अर्थों में लोक प्रशासन का सार्वजनिक होना जरूरी है, ना कि सरकारी होना। तथापि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, आपका इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशनल वे में लिखा गया है। ठीक है, इसमें आपने पहले डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया, आपको उसके कंपोनेंटल फैक्टर से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, वो सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरी बात, जब भी आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन के अनुसार लिखिए, रादर देन ये डैश मार के लिखने का। इससे क्या होगा कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन पे प्रभाव पड़ेगा और आपको लगेगा कि आप लिख रहे हैं, आप केवल कोट करके नहीं निकल जा रहे हैं। क्योंकि डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वुड्रो विल्सन, एल डी वाइट ही लिख के निकल जाएंगे तो नहीं होगा काम। ठीक, लेकिन आपने जो लिखा है, नीटली लिखा है, क्लीनली लिखा है, चीज़ों को आपने कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड बढ़ा दिया अवनीश ने इस क्वेश्चन के डेफिनेशन और पूरे स्ट्रक्चर में। तो वही चीज़ मैं मैक्सिमम एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों से, तो उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसमें और भी डेफिनेशंस आपको लिखने होंगे, केवल विल्सन और वर्ल्डी वाइट तो बहुत इनिशियल फेज था, बाद वाले डेफिनेशन क्यों नहीं लिख रहे हैं आप, तो वो चीज़ आपको लिखनी पड़ेंगी। लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र, ठीक है, आपका नीट बहुत अच्छा है कि यहाँ के बीच में आपने गैप दिया, और सारे लोगों को ये सीखने की ज़रूरत है इनके आंसर से कि भाई ये शब्दों के बीच में भी, और पूरा इसमें आप देखेंगे आरटीआई कॉपी में ज़्यादातर मार्क्स उन्हीं को दिया जाता है जिनका कॉपी नीट हो, क्लीन हो, कॉम्प्रिहेंसिव दिखता हो। क्योंकि एग्जामिनर एकदम थक जाता है पढ़ते पढ़ते, और उसको जो कॉपी सबसे अच्छा दिखता है प्रेजेंटेशन में, वो समझता है सबसे अच्छा तैयार है, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आप समझ रहे हैं कि आपकी कॉपी मेरे सामने है ना, तो ये चीज़ होता है। विषय क्षेत्र सरकारी, फिर कार्यपालिका, 3 अंग वाले में बात की आपने, 5 क्षेत्रों में बांटा गया। विषय क्षेत्र को आपने संकुचित, पौष्टिकार, व्यापक, आधुनिक, लोक कल्याणकारी, तो सारे लोगों के लिए ये चीज़ मेरा था, इंक्लूडिंग अवनीश। अवनीश देखिए, इनका, रोहित जी का, आलोक जी का, बहुत सारे लोगों का, अनमोल का, बहुत सारे लोगों का फ्लो चार्ट बहुत अच्छा होता है ना। तो ये चीज़ फ्लो चार्ट में देखेंगे आप, संकुचित सारे दृष्टिकोण को ऐसे करके क्लियर क्लियर करके बता दिया पहले, तो ऐसे भी तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद डेफिनेशन क्लियरली लिखना, एक्सप्लेन करना भी ठीक हो जाएगा। संकुचित दृष्टिकोण एक बता दिया उसका, उसके बाद नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एकदम ऐसे करके लिखना है, ये उन्होंने पकड़ लिया इस बार।
ये मैंने बोला कि क्लियरली जब आपको एक्सप्लेन ज़्यादा करना हो तो एक लाइन के बाद आप सीधा इस मोड में चले आए। ठीक है, अब सब कुछ इनमें पॉजिटिव नेगेटिव उन्होंने लिखा है, एकदम ठीक है, प्रेजेंटेशन का सही तरीका है। क्षेत्र का निर्धारण आसान, विशेषज्ञता की प्राप्ति, भटकाव तथा टकराव की आशंका नहीं, 3 अंगों के कार्यों के बीच स्पष्ट विभाजन संभव नहीं। तो अगर आपको इतना कैरिकेचरली लिखना है ना, तो इतना ही इफेक्टिव होना पड़ेगा प्रेजेंटेशन में। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ तो अप्रिसिएट कर रहे हैं आप, कुछ जगहों पे आप बोलते हैं कि नहीं नहीं इसका डिटेल नहीं लिखना। भाई यहाँ क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए डिटेल की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ क्लैरिटी नहीं होगी वहाँ पे अजीब सा लगता रहता है। तो स्केल यूज़ करिए, स्केल यूज़ करिए भाई बनाने के लिए, लाइंस और ये सब लिखने के लिए क्लैरिटी लाइए, 1 2 3 करिए। देखिए एक पॉइंट लिखा गया तो भी 1 लिखा गया, तो ये चीज़ करिए। पोस्ट कॉर्ड दृष्टिकोण को उन्होंने बता दिया, व्यापक दृष्टिकोण, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपने लंबा खींचा है रोहित जी। ये देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आप। बुद्धि दृष्टिकोण को आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, एक लाइन लिखते और सीधा सीधा आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए, एग्जाम्पल पे, थिंकर पे और सारी चीज़ों पे। पॉजिटिव नेगेटिव आप लिख रहे हैं तो आप क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। दृष्टिकोण में आपने 7 लिखा, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर ये लिखने की ज़रूरत इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दृष्टिकोण में फिर आप आके इतना लिखा, उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया, लेकिन एग्जाम्पल मिसिंग है। आधुनिक दृष्टिकोण में भी एग्जाम्पल मिसिंग आई गेस होगा। ठीक है, इसमें भी मिसिंग है। तो ये छोटे छोटे चार्ट ठीक हैं, प्रशासन और परिस्थिति जो आपने लिखा है। आधुनिक दृष्टिकोण में भी आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, थिंकर्स लिखने हैं सारे में। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, राज्य और नियामकीय स्वतंत्रता पूर्व और लोक कल्याणकारी, ये बहुत ही अच्छा है पॉइंटर, ये बहुत ही अच्छा पॉइंटर है। मैंने पहले भी लिखा, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस उन्होंने लिखा। लोक प्रशासन का महत्व, कार्य प्रक्रिया में अध्ययन के विषय, ठीक है, जनता का हित होता है, ये सब सारी चीज़ें अस्तित्व भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें पालने से लेकर चिता तक लोक प्रशासन व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तित्व का अस्तित्व में आने से लेकर अंतिम यात्रा तक योजनाओं का जाल सरकार ने बिछा दिया है। अब यहाँ पे आके इन्होंने एग्जाम्पल लिया अचानक, तो बाकी जगह पे भी एग्जाम्पल लेना चाहिए था। महत्व में भी पॉइंट में तोड़ दीजिए, ठीक है, पॉइंट में तोड़ेंगे अच्छा रहेगा। पॉइंट में तोड़ेंगे तो महत्व का लगभग 10-12 महत्व बताया जा सकता है। लेकिन ये तरीका ठीक है, लेकिन ये पहले आ जाना चाहिए, फिर जब एक्सप्लेनेशन से पहले आ जाना चाहिए, बाद में नहीं आना चाहिए। कंक्लूजन के तौर पे कभी भी कोई ड्राफ्ट मत करिएगा, बुरा होता है ये प्रेजेंटेशन। इसको आप ऊपर कर देते, फिर एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत लिखते, जो इसमें छूटा हुआ था वो एक्सप्लेनेशन लिख देते, फिर एग्जाम्पल लिख देते। ये आपका महत्व का बहुत ही अच्छा है, कॉम्प्रिहेंसिव है। सरकार के उद्देश्य, लोकतंत्र का वाहक, नियामकीय प्रशासन, राजनीतिक परिवर्तन, लोक कल्याणकारी राज्य को मूर्त रूप देना, अध्ययन का एक विषय, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास का साधन, आजीविका का साधन, सारा ठीक है। अब फिर आपने जो पॉइंटर बताए ये छोटे पॉइंटर होने चाहिए, जैसे ही आपने इसको, अब जैसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना ठीक नहीं था यहाँ। ठीक है, पॉल एप्पलबी को कोट किया, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र का सच्चा वाहक एवं रक्षक है, तो सिंपल एग्जाम्पल आ जाइए। अब इतना ज़्यादा उसमें नहीं करना है आपको, डिटेलिंग हर जगह डिटेलिंग नहीं कर सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ों में ऐसे कर दीजिए छोटा छोटा, 3 तत्व बता दिया आपने, तो उसके जस्ट बाद एग्जाम्पल दे दिए। कानून व्यवस्था में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कौन सा कानून, कौन सा, तो लिख दीजिए भाई। ये राज्य की में स्टेट लिस्ट में होता है लॉ एंड ऑर्डर, वो सब चीज़ें आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से पट से लिख देना है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने के लिए योजनाएं चलाते हैं, तो इसमें इतना फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है कि कल्याणकारी योजना है। तो एक बिहार का एग्जाम्पल दे दीजिए, वृद्धों के लिए या वृद्धा पेंशन योजना, या 7 निश्चय में से कोई कंपोनेंट उठा के दे दीजिए कि कौन सा कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कैसे हो रही है यहाँ पे। वो ज़्यादा बेटर होगा ना, रादर देन आप केवल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये पिछड़ा वर्ग, असहाय, वृद्ध जितना ज़्यादा बताने लगेंगे तो ये डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है, इसीलिए 9 पेज चला गया आपका। आजीविका का माध्यम, इतना ज़्यादा लिखना ही नहीं है। लोगों को पता है, सामने वाले को पता है कि आजीविका का माध्यम है, ये लाइवलीहुड का है, तो लाइवलीहुड में क्या एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, सिंपल एक लाइन में लिख देते। केंद्र और राज्य सरकार में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन आप जिक्र कर रहे हैं तो लिखिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आप लिखिए कि स्टेट आज के डेट में एनपीएम में एजेंट और प्रिंसिपल एजेंट का जो कॉन्सेप्शन है उसमें एजेंट लोग बढ़ गए हैं, वो भी स्टेट के अपैरेटस माने जाते हैं।
तो वो भी आजीविका कमाते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करता है लाइवलीहुड भी। बताइए उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फैक्ट तो बता दीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। वैसे ये बताया है आपने 2 करोड़ से अधिक। अध्ययन का विषय है अध्यापन कार्य ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। सिंपल बताना था यहाँ पे कि स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस है, और उसमें फिर एग्जाम्पल दे दीजिए कौन सा स्टडी, क्या स्टडी होता है। आप किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दे दीजिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अध्ययन कराया जाता है, एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है। महत्व को देखते हुए बिंदु। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये पर्सपेक्टिव जो पूछा गया है, सिग्निफिकेंस और स्कोप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल पर्सपेक्टिव से पूछा गया, वहाँ पे इंडियन पर्सपेक्टिव को डालना आपका काम है, बाकी थिंकर्स को डालना आपका काम है। इनके में यही चीज़ मुझे लगी कि स्कोप और सिग्निफिकेंस में थिंकर्स कम पड़ गए, एग्जाम्पल कम पड़ गए, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हो गया, टू मच हो गया। लोक प्रशासन के उपयुक्त महत्व को देखते हुए एल.डी. वाइट को आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु तथा अच्छी जिंदगी की प्राप्ति का साधन मानते हैं। डोनाम ने तो लोक प्रशासन को इंगित करते हुए कहा है कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो बढ़िया है ये चीज़। कंक्लूजन लेकिन अब आपको यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए था, थोड़ा सा और लेके। अगर आप 9 पेज पे बढ़ गए थे तो आपका कंक्लूजन इतना बड़ा होना ही नहीं चाहिए था, 8 पेज में फिर भी ख़त्म हो जाता। तो टू मच हो गया, कंक्लूजन भी बहुत लंबा हो गया, समझ रहे हैं। कंक्लूजन बहुत लंबा हो गया। कंक्लूजन के पॉइंटर्स ठीक हैं, साइबर सुरक्षा से लेके सारा नया चीज़ बताया आपने, निष्कर्षतः बताई आपने कि अनुपस्थिति में क्या क्या हो रहा है ना। उसके बाद SHG MNC ये तो सारी चीज़ें आपने बताई। लोक प्रशासन बना रहेगा इसलिए खुश रहो और आगे बढ़ो, ये सब चीज़ें आपने बताई हैं यहाँ पे। जॉइट वाल्डो, ये सब चीज़ें आपके में कुल मिला के एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है रोहित जी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इवेल्युएट करके बता दूँ कि इसमें जो आपको मैं मार्क्स दूंगा 9 पेज के हिसाब से काट लूँगा मैं, तो मैं 28 नंबर देता हूँ। एक चीज़ एक्सेलेंट है आपका, इसलिए इतना नंबर मिल गया। स्पाइट एग्जाम्पल नहीं है, थिंकर्स का नाम नहीं लिया आपने, ठीक। स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रक्चर आपका परफेक्ट है। एक्सप्लेनेशन टू मच है, जो कि थोड़ा अच्छा होते हुए भी बुरा हो गया, नंबर कटवा दिया आपका। और बिहार का एग्जाम्पल जो है नहीं आया। और कंक्लूजन टू मच वाइड है, तो कंक्लूजन भी मैं बुरा ही मानूंगा, ज़्यादा कुछ भी, एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। अति सर्वत्र वर्जित, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन आप लोगों का, किसी का क्वेश्चन? रोहित जी क्वेश्चन आपको? सर महत्व को सर क्रिटिसाइज करने में मुश्किल हो रहा था सर, नहीं समझ में आ रहा था। महत्व को क्रिटिसाइज कैसे करेंगे आप बोल रहे हैं ना, सिग्निफिकेंस। तो देखिए सिग्निफिकेंस को सिंपल बताया कई बार मैंने कि महत्व जो होता है, या सिग्निफिकेंस इंग्लिश वाले ऐसे देखेंगे सिग्निफिकेंस, ठीक। महत्व में सबसे बड़ी बात है कि कोई आदमी, अगर एक आदमी का एग्जांपल लेते हैं, मोदी जी, मोदी जी कितना सिग्निफिकेंट हैं या कितने रिलेवेंट हैं, ये क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? ये पुराने उनके रोल पे, उनके नए रोल पे, और उनके आने वाले रोल पे, आने वाले रोल पे। तो पुराने, नए, आने वाले रोल, इस पे आप सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो पुराने वाले में बताएंगे कि सिग्निफिकेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहले कैसा था, लेकिन नेचर चेंज हुआ, सिग्निफिकेंस जो है आप दूसरे तरीके का हो गया, और कुछ चीज़ें इनसिग्निफिकेंट हो गई, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट हो गई। तो वो क्या चीज़ें हैं? PSUs इनसिग्निफिकेंट हुए, काटेंगे इस पॉइंट को आप कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो इनसिग्निफिकेंट हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो गए। दूसरा, जो बिग कॉरपोरेशंस थे, कंपनीज थे या डिपार्टमेंट्स थे, वो इनसिग्निफिकेंट हुए। उसकी जगह पे क्या आया? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कॉन्सेप्शन आया कि नहीं आया? NPM आ गया। इसी तरीके से जो चीज़ें खुद चला रही थी बिजनेस के तौर पे, जहाँ घाटा लग रहा था सरकार को, वहाँ उसको मोनेटाइज कर दिया। मोनेटाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का एग्जाम्पल लेंगे। तो सिग्निफिकेंस ये है कि कुछ चीज़ें लूज कर चुकी है, जैसे रेलवेज,
रेलवे जब क्रॉस सब्सिडी के चीज को सिग्निफिकेंट नहीं मानती, आप समझते हैं डायनेमिक फेयर प्राइस जो है, जो पल पल बदलता है हवाई जहाज की तरह, वो होता है। तो अब जो है ये चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी कि बिग स्टेट, फैट स्टेट सब खत्म हो गया, तो उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया पुराने जमाने के हिसाब से। लाइट स्टेट आया है तो एनपीएम, एनपीएम, पीसीए, एनपीएस, न्यू पब्लिक सर्विस, न्यू पब्लिक गवर्नेंस, ये सारे का रोल बढ़ा है। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल है कोरोना काल, कोरोना कोविड एरा। कोविड एरा में सबसे ज्यादा यूज क्या किया गया? न्यू पब्लिक गवर्नेंस एंड न्यू पब्लिक सर्विस को यूज किया गया। आप समझ रहे हैं? न्यू पब्लिक गवर्नेंस एंड न्यू पब्लिक सर्विस को यूज किया गया। तो ये चीजें आपको सिग्निफिकेंस और रिलेवेंस में आपको बतानी पड़ेंगी। पुराने रोल क्या है, नए रोल क्या है, आने वाले रोल क्या होंगे। नए रोल में जो है एम्फेसाइज तो मैंने कर दिया आपको, कैपिटलिज्म नया रोल है। कैपिटलिज्म में नया रोल है रेगुलेटर स्टेट के तौर पे, और लाइट रेगुलेशन होना चाहिए फैसिलिटेटर के तौर पे। ऑसबर्न एंड गैबलर को आपको कोट करना चाहिए था। आने वाले रोल, तो आने वाले रोल में आपको बताना है कि स्टेट किस तरीके से तैयार हो रही है नेक्स्ट जनरेशन थ्रेट्स के लिए, जिसमें क्या है? डेमोग्राफिक डिजास्टर होने वाला है, डेमोग्राफिक डिजास्टर होने वाला है। डेमोग्राफिक डिविडेंड था ना अभी तक, ये 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या चीज़ की ज़रूरत है? स्किल की ज़रूरत है, नई एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है, न्यू पब्लिक एजुकेशन, तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र करेंगे। ये चीज़ें आप बताएंगे। नए दृष्टिकोण जो है, आने वाले रोल जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, डेमोग्राफिक डिजास्टर को रोकना, जो वन हेल्थ कॉन्सेप्शन है उसको देखना। बात ये है कि ना आप लोगों की लेटरल रीडिंग बहुत कम है, तो लेटरल रीडिंग जब तक जीएस से नहीं होगी तब तक यहाँ एग्जाम्पल आएगा नहीं। आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम जीएस इसका मार्क बढ़ा लें या जीएस का बढ़ा लें, कहीं एक जगह बढ़ा लें। एक्चुअल में दोनों जगह पे री होता है। तो वन हेल्थ का कॉन्सेप्शन में आपको बताना है कि पब्लिक हेल्थ अब इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से लेके और जानवरों के कंजर्वेशन, एनिमल हेल्थ से लेके और ह्यूमन हेल्थ तक हो चुका है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा, यहाँ पे कैसे तैयार होगा नेक्स्ट जनरेशन थ्रेट्स के लिए, जो बिल गेट्स बात करता है। तो वो चीज़ का जिक्र यहाँ करिए। तो आपके सोचने के ऊपर है कि आप थेरी से, एग्जाम्पल से थेरी बना लेंगे आप। जैसे कि अभी मैंने बना लिया कि कैपिटलिज्म वाले में क्या स्टेट का रोल होगा या सिग्निफिकेंस या रिलेवेंस होगा, सोशलिज्म में क्या था, और अभी नेक्स्ट जनरेशन में क्या है। जो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला, इकोनॉमिक सर्वे ने अभी रिसेंटली बोला था, मार्केट स्टेट विद सोशलिस्टिक टेंडेंसी, अगर इसको सिंप्लीफाई वे में आप समझना चाहते हैं। अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं? ना हमें कैपिटलिज्म चाहिए, ना हमें सोशलिज्म चाहिए, हमें क्या चाहिए? कैपेबिलिटी अप्रोच चाहिए। तो आप बताएंगे ना कि ह्यूमन रिसोर्स जो आज के डेट में इतनी चर्चाएं हो रही है, एसडीआई इंडेक्सेस की बात हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस की, उसमें अमर्त्य सेन का ये है। आप समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ों का आपको जिक्र करना ही पड़ेगा। समझे आप रोहित जी? क्या चीज़ें इसमें चेंज करनी है, क्या करनी है? हाँ सर। और लास्ट वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है आपका, उसको कट कर दीजिएगा। यहाँ जाके जो चीज़ें आपने लिखी हैं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर वही चीज़ सिग्निफिकेंस में आ जाती तो हो जाती काम। लेकिन मैं जो बात बोलता हूँ कि लास्ट में जाके कुछ कुछ जिक्र करिए, वो सारे क्वेश्चन के लिए नहीं है। ऑब्वियसली जहाँ पे स्कोप सिग्निफिकेंस आपको बोल रहा है वहाँ तो आपको बॉडी में लिखने का बहुत कुछ था, और कंक्लूजन में कुछ स्टाइलिस्टिक लिखना था और आगे बढ़ जाना था। समझ रहे हैं? ये चीज़ स्टाइलिस्टिक का मतलब सर इसमें? स्टाइलिस्टिक का मतलब जैसे सबका साथ सबका विकास, या लोक प्रशासन का ये जो बना रहेगा इसलिए खुश रहो और आगे बढ़ो, ये सब जो चीज़ें आप लिख रहे हैं ये स्टाइलिस्टिक ही तो हैं। ये इसका कोई लेना देना नहीं है ना थ्योरी से, तो वो चीज़ें आप लिखेंगे। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये सब चीज़ें, न्यू कॉन्सेप्शंस को आप देखेंगे, डिजाइन करेंगे, ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मैं सेशन एंड करता हूँ, और कल के बाद परसों फिर सेशन होगा। और आप लोग लगे रहिए, पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं चीज़ें जब जब आपको लगता है, केवल क्लास पे डिपेंडेंट नहीं रहिए, और क्वेश्चंस लिखते रहिए लगातार, ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को एक नया लिंक सेंड करूँगा, जो लोग नए आए हैं वो लोग प्लीज़ आ जाएंगे उसमें, और उनको मैं फिर नए सिरे से एक चीज़ बता दूंगा कि किस तरीके से कहाँ क्या एक्सेस मिलेगा आपको, कैसे लिखना है, क्या करना है। जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कैसे हो रहा है चीज़ें। तो आ जाइए, अभी 2 मिनट में आपको नया लिंक सेंड कर रहा हूँ वहीं पे ग्रुप पे। ओरिएंटेशन वाले ही आइएगा, कोई बाकी लोग नहीं आइएगा, पुराने लोग नहीं आएंगे, नए लोग आएंगे बस। जिन्होंने 2-3 दिनों में ज्वाइन किया है वो लोग आएंगे। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ ओके सर, गुड नाइट सर।